स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये वीडियो आपको बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सरकार के अंगों के बारे में बताया था। आज मैं आपको सरकार कैसे बनती है इसके विषय में समझाना चाहती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आज हम न्यायपालिका को एक बार छोड़ देंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको खाली व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कैसे बनती हैं ये समझाने की कोशिश करूंगी। तो व्यवस्थापिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये जो सारा का सारा आपको मैं मेथड समझा रही हूँ वो आपकी संघीय सरकार यानी कि जो दिल्ली में सरकार है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगी कि जो दिल्ली में सरकार है उसके विषय में आप उसको दिमाग में रख के और मेरे इस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि व्यवस्थापिका जो है, जो कि कानून बनाने का कार्य करती है, उसमें 2 सदन आपके हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने जैसा कि बताया था कि राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष चुनी जाती है और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। यानी कि आप लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं जो कि दोनों ही एमपीज कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आप इनको सांसद हिंदी में जो कहते हैं आप सांसद, यानी संसद के सदस्य सांसद आप चुनते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, जो कि प्रत्यक्ष तौर पे आप चुनते हैं। अब आप इसे यूं समझिए कि आप हैं यानी कि जनता। जनता जो है वो एमपीज को चुनती है, प्रत्येक अपनी पसंद से चुनता है एमपी, किसी भी दल का हो सकता है। अब आपने एमपीज को वोट कर दिया। अब देखिए कि एक बड़ी पार्टी जिसके इतने एमपी आए, दूसरी के इतने आए, तीसरी के इतने आए, चौथी के इतने आए, इस प्रकार से हमारी, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली है तो बहुत सारे दल जो हैं उनके एमपीज। अब सबसे बड़ी पार्टी मान लीजिए ये है। अब इस पार्टी का जो बहुमत, अगर उसे बहुमत मिल रहा है, बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है उसकी ½ + 1, तो उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति इनवाइट करेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो हमारा संघ का, पूरे देश का जो प्रथम नागरिक है, जिसको हमने वैधानिक अध्यक्ष बनाया, वैधानिक प्रधान है, वो हमारे बहुमत दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा। और बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी एक लिस्ट तैयार करेगा इन्हीं लोगों में से आमतौर पे, जो कि 50 से 75 के बीच होगी, और यही लोगों की लिस्ट को वो भेजेगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर यस करेगा और ये आपकी बन गई है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद। समझ आया आपको इसका? मंत्री परिषद में भी जो सबसे ऊपर का, ये कई स्तर होते हैं मंत्रियों के, इसमें जो ऊपर का स्तर है ये कहलाता है मंत्री मंडल। इसको बहुत अच्छे से आप अलग अलग समझ लें कि मंत्री परिषद ये पूरी है, जिसमें कि आपके मंत्रिमंडल वाले जो कैबिनेट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसके बाद आपके राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद उप मंत्री आते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे मंत्री होते हैं। इन सभी को मिलाकर के आपकी मंत्री परिषद कहलाती है, यानी कि वो बड़ा है, और मंत्रिमंडल जो है उसका एक छोटा पार्ट है, जो कि प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर के देश के सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं उनका
पॉलिसीज तय करती है। तो इस तरीके से ये मंत्रिमंडल है। अब आपने, जनता ने यानी एमपीज चुने, एमपीज लोकसभा में पहुंचे, लोकसभा से ये लोग मंत्री बने। इस प्रकार से हमारी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध हुआ और इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है वो संसदात्मक व्यवस्था कहलाती है। संसदात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। तो आप अच्छे से समझ जाएं इसको कि यहाँ से होते हुए यहाँ तक पूरी एक ही प्रोसेस हुई। इस प्रकार से एक सरकार बनती है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कानून निर्माण का कार्य होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और यहाँ पर कानूनों को लागू करने का काम किया जाता है। तो इसके नीचे यानी कि कानून लागू, क्योंकि केवल मंत्री तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ मंत्रालय होते हैं। यानी कि आप ये समझ लें ऐसे बहुत संक्षेप में, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये वित्त मंत्रालय है, इसका हेड वित्त मंत्री, और इसके नीचे वित्त मंत्रालय से संबंधित जो भी पॉलिसीज होंगी वो इसके पास होंगी, और इसको लागू करने के लिए इसके साथ में पूरा एक अधिकारियों का जत्था होगा। ये जो अधिकारी हैं ये भी कार्यपालिका में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये जो है ये अस्थायी कार्यपालिका कहलाती है, और ये जो इतने लोग हैं ये आपकी स्थायी कार्यपालिका है। यानी कि एक बार जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए वो रिटायरमेंट तक इसमें रहेंगे। तो ये चाहे 5 साल रहेंगे, लेकिन ये लोग रिटायरमेंट तक रहेंगे, इसलिए ये लोग स्थायी कार्यपालिका हैं और ये अस्थायी कार्यपालिका हैं। तो मोटे मोटे तौर पे दिल्ली की सरकार को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि राज्य की सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं। और राज्य में आप राजस्थान को ले सकते हैं, जो कि दिल्ली जयपुर की सरकार है हमारी। अब अपन जयपुर आ जाए, सभी चीजें ऐसी की ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ नामों का ही फर्क होता है। वहां व्यवस्थापिका जो है वो संसद की जगह विधान मंडल कहलाता है। विधानमंडल, बस एक फर्क हमने ये किया है कि संघ के अंदर जो 2 सदन हैं वो हमने राज्यों के मन मर्जी पर छोड़े हैं कि राज्य जो है वो चाहे तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका रख सकता है और चाहे तो एक सदनीय भी रख सकता है। तो ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं। 2 सदनीय अगर हैं तो वहां पे विधान परिषद होती है और विधान सभा होती है। लेकिन हम जयपुर के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम एक सदनीय व्यवस्थापिका को ही पढ़ेंगे। तो ये है हमारी विधान सभा, जो कि हमारे कानूनों के लिए निर्माण करने का कार्य करती है। अब आप फिर ये जनता है, आप जनता हैं, आपने चुनाव के समय एमपी की जगह एमएलए चुने। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर वही पार्टियां आई आपकी, बड़ी छोटी छोटी वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे बहुमत दल, बहुमत जिसको भी मिला है, बहुमत दल का नेता जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कहलाता है, जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर कहलाया था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कहलाता है। फिर चीफ मिनिस्टर अपने कुछ सदस्यों की एक लिस्ट तैयार करता है और वो यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह आप गवर्नर को देखते हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल, और राज्यपाल के पास भेज देता है। राज्यपाल फिर वही मंत्रिपरिषद तैयार हो जाती है आपकी इस तरीके से। तो राज्यों के अंदर भी बहुत फर्क नहीं है, वही मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में चीफ मिनिस्टर प्लस मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो हैं। बाकी सारा कुछ इसी तरीके से चलता है। बस आपको याद ही रखना है कि एमएलए जो हैं वो जयपुर में बैठेंगे, एमपी जो होगा
वो दिल्ली में बैठेगा। और इन दोनों में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप ये ऐसे पूछ